साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने नरसिंहगढ़ की हालत खराब की थी। आप क्यों जीतेंगे, हार के क्या कारण थे और अब क्या वो बागी होंगे? आपकी मंजुलता जी से या फिर रघु परमार जी से टिकट मिलने के बाद बात हुई? मैंने उस लड़ाई को लड़ा। इतनी बड़ी योजना इस नरसिंहगढ़ विधानसभा में न पहले मिली है न कभी मिली थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए। मैंने उसके लिए आंदोलन भी किया, जातिगत चलता है। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। आज हम आ गए हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा में और हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश जी भंडारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। धन्यवाद। आपका जो यहाँ से आपको कांग्रेस ने टिकट दिया उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। सीधे बात करते हैं विधानसभा चुनाव की और नरसिंहगढ़ की। तो नरसिंहगढ़ में अभी वर्तमान में विधायक है राज्यवर्धन सिंह। उनका कहना है उन्होंने 2700 करोड़ से ज्यादा के काम करवाए हैं, हर एक रास्ता बनवाया है, अस्पताल बनवाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी सभी के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जनता उनको चुनेगी अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने नरसिंहगढ़ की हालत खराब की थी और नरसिंहगढ़ को एक तरीके से बीमारू किया। इस सब पर आपकी क्या राय है और आप क्यों जीतेंगे, जनता आपको क्यों चुने? पिछले 20 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बैठी हुई है। 13 से 18 में मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बना। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए, चूँकि हमारा ये पूरा नरसिंहगढ़ जो विधानसभा है इसकी 70% से 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ज़्यादातर हम सब किसान लोग हैं। मैं भी किसानी से संबंध रखता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेरा उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो 80% हमारे जो किसानी पे निर्भर है, उनके लिए कोई योजना बनाई जाए। और मैंने उस समय जो करीब 50 सालों से पार्वती रेसई परियोजना जो बंद पड़ी हुई थी, मैंने उसको, उस पार्वती रेसई परियोजना को मैंने अधिकारियों के माध्यम से मैंने उस योजना को लाया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी योजना इस नरसिंहगढ़ विधानसभा में न पहले मिली है न कभी मिली थी। 1800 करोड़ की वो पार्वती रेसई परियोजना, मैं क्षेत्र में 2013 से 2018 से विधायक था, उस समय वो परियोजना का मैंने शुभारंभ कराया, उस परियोजना को मैंने स्वीकृत कराया। आज वो डैम बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है, नहरों का काम शुरुआत हो चुकी है। करीब 1800 करोड़ की लागत से वो डैम स्वीकृत हुआ। 800 करोड़ के लगभग की नहरों का काम चल रहा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 सवा 200 गांव आते हैं। इसमें से 115 गांव उस पार्वती रेसई परियोजना से मेरे पूरे सिंचित हो रहे हैं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे किसानों के लिए वो वरदान साबित होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस नरसिंहगढ़ विधानसभा के आधे गाँव जब उससे सिंचित होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा ये नरसिंहगढ़ एक मतलब हरित क्रांति में मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल होगा। चलिए, आपने बात की कि आपने सिंचाई के लिए काम किया, शहर के लिए आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से शहर की जनता आपको फिर से चुने और मौका दे? हमने शहर के लिए, मैंने उस लड़ाई को लड़ा। चाहे शहर में हमारा नरसिंहगढ़ शहर की बात हो, यहाँ पर हमारा एक मॉडल स्कूल जो कि एक सुदूर ग्राम में इन्होंने स्वीकृत कर दिया था, मैंने लड़ झगड़ कर मैंने उसके लिए आंदोलन भी किया, उसको मैंने वापस नरसिंहगढ़ में लाया। मॉडल स्कूल चूँकि बच्चों का एक शिक्षा, जो एक प्राथमिक शिक्षा जो उनको चाहिए होती है, अगर वो सही ढंग से मिल जाए तो निश्चित उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे पूरे क्षेत्र को मिलता है। और मैंने उसको लाने के लिए प्रयास किया और मॉडल स्कूल की मैंने यहाँ पे नींव रखवाई। उसका मॉडल स्कूल यहाँ पे मैंने स्वीकृत कराया, वो मॉडल स्कूल की बिल्डिंग बनी और आज मॉडल स्कूल यहाँ पर चालू हुआ है। हमने केंद्रीय विद्यालय के लिए भी, मैंने माननीय हमारे जो सांसद जी थे आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी, मैंने उनके माध्यम से मैंने वो उसके लिए प्रयास किए। उसकी ज़मीन भी अलाट कराई मैंने, उसके लिए वहाँ से स्वीकृत भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ पे जो सांसद बने वो भारतीय जनता पार्टी के बने और उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, जिसके कारण वो मॉडल स्कूल जो हमारा केंद्रीय विद्यालय वो आज मतलब उसको स्वीकृत तो है लेकिन यहाँ पर चालू नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2018 हार के क्या कारण थे? जब आपने इतने सारे काम किए, जनता से आपका जुड़ाव है, एक पुराने नेता माने जाते हैं,
बोलते हैं कि आप वो पेड़ हैं, वो वृक्ष हैं जिसकी जड़ें गांव-गांव तक है, फिर वो व्यक्ति कैसे हार जाता है? 2018 का चुनाव मेरा हारने का कारण रहा है। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जातिगत आधार पर कभी कभी चुनाव चले जाते हैं, जहां विकास गौण हो जाता है और जातियां ऊपर आ जाती हैं। क्योंकि जो जातिगत आधार पर जो वोट मुझे 2013 में उस जाति के मुझे 100% मिले थे, वो स्वाभाविक है। उस जाति का जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उस जातिगत आधार पर वो वोट उधर जाने के कारण मैं 9,000 वोटों से चुनाव हारा हूँ। आप देखेंगे कि 2013 में मुझे 85,000 वोट मिले थे, 85,000 वोट मिले थे, मैं 23,000 वोट से चुनाव जीता था। हाँ। और 2018 का चुनाव 9,000 वोट, मेरे को 9,000 वोट से आ रहा हूँ, मुझे 76,000 वोट मिले। और जो यहाँ के विधायक जी जो खड़े हुए थे चुनाव, वो चूंकि राजपूत समाज से थे, तो जातिगत चलता है, आजकल रहता है जातिगत समीकरण से। सब जातिवाद और जाति के समीकरण उन्होंने आपको हराया। इसमें आपकी काम की और इस सब चीजों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जनता ने आपको पूरा विश्वास दिया है, विश्वास दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जब टिकट की दावेदारी होने लगी तो आपकी कांग्रेस के यहाँ पर 2-3 दावेदार थे जो बड़ी मजबूती से कह रहे थे मुझे टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा, और अब क्या वो बागी होंगे या कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुट बनेंगे और इसका आपको नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस में कहीं कोई यहाँ गुटबाजी नहीं है। हमारे सबके एक नेता है यहाँ के इस जिले के, जिसको हम हमारा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे जिले के नेता हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में यहाँ सब लोग हम काम करते हैं जी। हम सब लोग अपनी अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं जी। और वो जो पार्टी का सर्वे होता है, राय साहब का, दिग्विजय सिंह जी का सर्वे होता है जी, प्रदेश का केंद्रीय समितियों का सर्वे होता है, उन सर्वे के आधार पर टिकट निर्णय होता है। और हम सब लोगों ने जब भी हमारी पार्टी के यहाँ सम्मेलन हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, हम सब ने एक ही बात रखी कि हम सब लोग मांगने का अधिकार सबको है, सब मांगे टिकट, लेकिन पार्टी जिसको निर्णय कर दे या सर्वे में जिसका आएगा, पार्टी जो निर्णय करेगी उस आधार पर जिसको टिकट मिलेगा, हम सब लोग मिलकर उसका साथ देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मंजुलता जी से या फिर रघु परमार जी से टिकट मिलने के बाद बात हुई? चूंकि टिकट का निर्णय रात को 12 बजे के करीब हुआ है, हाँ, और सुबह से थोड़ा सभी लोगों से मैं चर्चा में लगा हुआ था, सभी लोग यहाँ बधाइयाँ देने आ रहे थे, और मैं आज शाम को उन सबसे चर्चा कर और सबको साथ बिठाकर हम आगे की रणनीति चुनाव की बनाएंगे। मतलब गुटबाजी नहीं है और सब कांग्रेस एक है? कांग्रेस। अच्छा, एक चीज ये है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं उसके बाद आपको क्या कमियां लग रही है जो आप नरसिंहगढ़ के लिए करना चाहते हैं या नरसिंहगढ़ के लिए करेंगे? ये निश्चित आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये सवाल के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी भविष्य की क्या योजना है, मेरे 2018 के चुनाव के बाद मेरी क्या योजना है जी। निश्चित तौर पर नरसिंहगढ़ चूंकि एक पर्यटक स्थल है, उन लोगों की, यहाँ की क्षेत्र के लोगों की मांग रही कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। उसके लिए मैं, चूंकि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं निश्चित तौर पर जो यहाँ पर्यटन की जितनी भी संभावना है उन सबको पर्यटन विभाग के माध्यम से उनका पूरा अध्ययन करवा के पूरी उनकी लिस्टेट करवा कर, और हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा ये पर्यटन क्षेत्र घोषित हो और यहाँ ऐसी सुविधाएं पर्यटन को मिले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए। और उसके लिए यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो चुका है, जैसे कि हमारा यहाँ का चिड़ीखो सेंचुरी है, उसके बाद जो हमारे ये पार्वती रेसी परियोजना बनी है, इस परियोजना का जो बैक वाटर है, जो हमारा एक शाका श्याम जी का, जो हमारा एक देवनाथ जी का मंदिर है, वो पूरे पानी, उसके आसपास पानी रहेगा, तो निश्चित तौर पर एक रमणीक स्थल बनने वाला है। और हम उस पर वहाँ पर जैसा हनुमंतिया और जैसे जो डेवलप हुए जो इसके ऊपर डैमों के ऊपर, वैसा मैं इसको प्रयास करूंगा कि इसको डेवलप करा दे, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए और लोगों को उससे रोजगार भी मिले और हमारा नरसिंहगढ़ एक पर्यटक के मानचित्र पर एक अपना स्थान बना पाए। देखिए, सवाल तो बहुत है, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, प्रदेश स्तर के कई सवाल थे और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय का अभाव है, आप भी बिजी हैं, तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात फिर बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैत मालवा से जुड़ने के लिए। थैंक यू।